नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरावली को बचाने का आंदोलन गलत कैसे हो सकता है? भ्रामक कैसे कहा जा सकता है? क्या किसी नदी या पहाड़ को बचाने का आंदोलन गलत हो सकता है? नदी और पहाड़ की परिभाषा तय करने में सरकार या सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकते हैं, क्योंकि नदी और पहाड़ किसी सरकार ने नहीं बनाए, किसी कोर्ट के आदेश से नहीं बने। अगर 100 मीटर से कम को पहाड़ नहीं मानते हैं, अरावली नहीं मानते हैं, तो एक दिन यह भी कह दीजिए हम माउंट एवरेस्ट को टीला भी नहीं मानते। गोदी पत्रकारों से भरे इस आर्यावर्त में इसे भी सही ठहरा दिया जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा शिखर कहना पश्चिमी सोच का परिणाम है। मैकॉले जिम्मेदार है। धार्मिक कथाओं में जिन पर्वतों का वर्णन है, असली पहाड़ तो वही हैं। पहाड़ हमारी आस्था में हैं, अरावली या हिमालय में नहीं। इन गोदी एंकरों का कोई ठिकाना नहीं, कब पत्रकार बन जाएं, कब कथावाचक और सुनाने लग जाएं कि जम्बू द्वीप आर्यावर्त अर्थात भारत में पहाड़ तो वह होता है जिसे हम समंदर के किनारे रेत से बनाते हैं और जिसकी पूजा करते हैं। लोग मान भी लेंगे, और उनके मान लेने या 10,000 लेकर वोट बेच देने को आप तर्क थोड़े ना मान लेंगे। दिल्ली के लोग मान लेंगे तो क्या सारी दुनिया दिल्ली भीगी बिल्ली हो गई है? कभी आपने अपने जीवन में सुना है कि किसी सरकार ने नदी बना दी? अपनी आंखों के सामने आपने नदी बनते देखी है? एक पहाड़ बनाया है इंसान और सरकार ने दिल्ली की सीमा पर गाजीपुर में। कचरे के इस पहाड़ को अगर कोई कमेटी अरावली का पार्ट घोषित कर दे तो दिल्ली वाले खुशी के मारे थाली बजाने लग सकते हैं। अरावली भारत की शानदार विरासत है, आज से नहीं कई दशकों से काटी जा रही है। वह भी गलत है, और इसे काटे जाने का तरीका खोजना या आने वाले कल तक जारी रखना भी गलत है। अरावली को लेकर दो लड़ाइयां चल रही हैं। राजस्थान की जनता सड़कों पर उतरी तो इंस्टाग्राम में रील बनाने वालों ने तूफान मचा दिया। एआई से अरावली बना बनाकर फिल्मी संवाद भर दिए गए, और यह मुद्दा युवाओं को अपने भीतर नेता देखने का मौका भी दे रहा है। लेकिन दिलचस्प है कि निकोबार नहीं, हसदेव नहीं, उत्तराखंड नहीं, मुंबई के मैंग्रोव नहीं, इंस्टा पर अरावली इतना क्यों छा गई है, इसे भी समझने की जरूरत है। लेकिन इसे बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं कि एक गोदी एंकर दूसरे एंकर की सैलरी को लेकर ताने क्यों दे रहा है। दूरदर्शन में किसे 15 करोड़ मिल रहा है? अर्नब गोस्वामी ताने क्यों मार रहे हैं? नाम लेकर क्यों नहीं बोल रहे? और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्यों नहीं कर रहे कि दूरदर्शन के इस एंकर को 15 करोड़ क्यों मिल रहा है? किस कानून और नियम के तहत मिल रहा है? जब इसकी खबर आई तो क्या अर्नब गोस्वामी ने इसे लेकर सवाल उठाए थे, बहस की थी? अरावली की आड़ में 15 करोड़ को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं। अगर 15 करोड़ लेकर दूरदर्शन वाला सवाल नहीं पूछ रहा है तो उसी सरकार के पैसे से गोदी चैनलों को जो विज्ञापन मिलता है उसके कारण तमाम चैनल तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। किसानों के प्रदर्शन को गोदी मीडिया ने आतंकवादी कहा, कभी हसदेव के पेड़ और खदान बचाओ आंदोलन को विकास विरोधी करार देता है। यह गोदी मीडिया दरअसल जनता के बीच अपनी लाज बचा रहा है कि वह जनता की बात कर रहा है, अरावली का दुख प्रकट कर रहा है। अगर इसी मीडिया से आप कह दें निकोबार में लाखों पेड़ काटे जाने वाले हैं, हजारों वर्ष पुरानी विरासत मिट सकती है, तब वह चुप हो जाएगा। सोनिया गांधी ने हिंदी और अंग्रेजी में निकोबार को लेकर लेख लिखा। क्या अठन्नी चवन्नी को लेकर लड़ने वाले दो गोदी एंकर, जिनमें से एक 15 करोड़ को लेकर गाली दे रहा है और एक लोकतंत्र को ही गाली दे रहा है, निकोबार के लिए बहस कर सकते हैं? इसीलिए फालतू की बहसों से निकलिए, छोड़िए गोदी एंकर एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। जिनसे यमुना की चिंता नहीं हो सकी, ना हवा की, वो अरावली की चिंता नहीं कर सकते। दिल्ली में यमुना का हाल आपने देखा। छठ के समय कैसे तालाब बनाकर पानी साफ होने का दावा किया गया, और गोदी चैनल के एंकर गए थे घाट पर माहौल बनाने, मगर सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनको वीडियो बनाना पड़ा कि तालाब में पानी कहीं और से लाया जा रहा है, यमुना का साफ पानी नहीं है। जनता को धोखा दिया जा रहा है। छठ की बात गई, बिहार चुनाव बीत गया, यमुना की चिंता समाप्त हो गई। उसी राजस्थान से स्क्रोल के श्री गिरीश जलिहल ने रिपोर्ट की कि अदानी समूह के खिलाफ फैसला देने वाले जज दिनेश कुमार गुप्ता का उसी दिन तबादला कर दिया गया। मामला भी समझिए कि था क्या।
जयपुर कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने फैसला दिया कि अदानी की कंपनी ने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर राजस्थान सरकार से 1400 करोड़ की कीमत वसूल ली, जो गलत वसूली गई। 2007 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों में कोयले के खनन के लिए एक ब्लॉक आवंटित किया गया। इस निगम ने अदानी ग्रुप के साथ साझेदारी की। इसके तहत अदानी समूह को खदान से लेकर मेन रेलवे लाइन तक की एक कनेक्टिंग लाइन बनानी थी, जो कई साल तक नहीं बनाई गई, जबकि खनन 2013 में ही शुरू हो गया। अब कोयला लाने के लिए दोनों पार्टनर एक निजी कंपनी को ठेका देते हैं। जो लाइन अदानी समूह को बनानी थी वो नहीं बनाई गई और सड़क से कोयला भेजने का 1400 करोड़ का खर्चा राजस्थान सरकार पर डाल दिया गया। जब कुछ विलंबित पेमेंट पर इंटरेस्ट देने की बात आई तो निगम ने मना किया और 2020 में मामला कोर्ट पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद जज दिनेश कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाया, 1400 करोड़ का खर्च अदानी समूह द्वारा भरा जाना चाहिए, क्योंकि रेलवे साइडिंग बनाने की जिम्मेदारी उनकी थी। यह सब स्क्रॉल से पढ़कर बता रहा हूं। जज ने अदानी की कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया और डील के सीएजी द्वारा ऑडिट के आदेश दिए। जिस दिन जज ने यह फैसला सुनाया उसी दिन हाईकोर्ट ने उनका तबादला कर दिया और 2 हफ्ते बाद हाईकोर्ट ने जज दिनेश कुमार गुप्ता के इस फैसले पर रोक लगा दी। इस पर कोई बहस नहीं कि अदानी के खिलाफ फैसला देने से क्या एक जज का तबादला कर दिया जाएगा। किसी से सवाल नहीं पूछा जा रहा और गोदी मीडिया अरावली की रक्षा में उतरकर पत्रकारिता करने की ढोंग कर रहा है। दिल्ली के बीचों बीच से गुजरती है अरावली की श्रृंखलाएं, तब भी दिल्ली वाले दावा नहीं कर सकते कि वे अरावली के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अरावली को प्लॉट काटने और काट कर टाइल्स बनाने का पहाड़ बना लिया, जिसके कटते रहने को देखा सबने, मगर रोका किसी ने नहीं। अरावली की श्रृंखला 4 राज्यों से गुजरती है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अहमदाबाद के पास जाकर खत्म होती है। माउंट आबू में 1722 मीटर का शिखर इसका सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। अरावली अपनी ऊंचाई के कारण नहीं, बल्कि अपने निरंतर विस्तार के कारण एक जरूरी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। क्यों एक्टिविस्ट, पर्यावरणविद, वैज्ञानिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेचैन हैं, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, फैसला दे दिया, जिसके अनुसार 100 मीटर की ऊंचाई वाले हिस्से को ही अरावली का पहाड़ माना जाएगा, इससे कम वाले को नहीं। कहा जा रहा है कि इससे अरावली की कटाई तेज गति से शुरू हो जाएगी। ऐसे ही पहले से होते रहने के कारण कई जगहों से अरावली की पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहते हैं, अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 0.19% हिस्से में ही खनन हो सकती है, बाकी अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे।
एक्सपर्ट भूपेंद्र यादव की इस बात से सहमत नहीं। उनका मानना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो नई परिभाषा तय हुई उससे अरावली का बड़ा हिस्सा खनन के लिए खुल जाता है। इस फैसले के अनुसार संरक्षित अरावली का दायरा अब सिकुड़ गया है। इंडियन एक्सप्रेस के जय मजूमदार ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। 15 जिलों में 1 लाख से अधिक पहाड़ियों की ऊंचाई 20 मीटर से नीचे है। 20 से 60 मीटर के बीच करीब 20,000 से कुछ अधिक पहाड़ियां हैं। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों की संख्या 1048 ही है। इसके अनुसार तो अरावली गायब ही हो जाएगी। दैनिक भास्कर ने अरावली के इलाके में काम करने वाले पर्यावरणविदों से बात की है। अरावली का 2/3 हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। यहां 1,60,000 पहाड़ियां हैं। इनका कहना है 25% अरावली पहले ही तबाह हो चुकी है। 90% पहाड़ियां नई परिभाषाओं से बाहर हो सकती हैं, यानी जहां खुलकर खनन हो सकता है, इसलिए इनके अस्तित्व को खतरा है। अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम पूरी तरह बैन लगा देंगे तो अवैध रूप से खनन होने लग जाएगा। इससे भू माफिया, खनन माफिया पैदा हो जाएंगे, अपराध बढ़ जाएगा। इस बात के लिए कोर्ट की आलोचना हो रही है। अवैध खनन नहीं रुक सकता तो खनन की इजाजत दे दी जाए। इस हिसाब से तो कुछ लोग पटाखे छोड़ेंगे ही, तो क्या पटाखों पर बैन नहीं लगने चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश अगर दिल्ली में लागू ना हो, रात 10 बजे के बाद भी लोग पटाखे छोड़ते चले जाएं, तो क्या पटाखे छोड़ने की खुली छूट दे दी जाए? क्या सरकार पर भरोसा नहीं कि वह अवैध खनन वालों पर रोक लगा सकती है? अरावली में अवैध खनन का इतिहास बहुत पुराना है। इसी वजह से इन राज्यों में रहने वाले लोग अरावली को लेकर आए इस नए आदेश से बेहद चिंतित हैं। उन्हें लगा कि यह अंतिम हमला है और इसके बाद कुछ बचाने के लिए नहीं बचेगा। जब सारे कानून थे तब भी सब सरकारों और जांच एजेंसियों की आंखों के सामने अरावली का खनन कर करके उसे अधमरा कर दिया गया। अब अगर 100 मीटर की परिभाषा लागू होगी तो अरावली को कानून के सहारे मिटा दिया जाएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने पाया कि 50 वर्षों के भीतर अरावली की 128 में से 31 पहाड़ियां हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। अवैध खनन और डायनामाइट के इस्तेमाल से इन पहाड़ियों का नामो निशान मिटा दिया गया। इनकी जगह दिल्ली की रिज में खाली गैप पैदा हो गए, जहां से थार के रेगिस्तान की मिट्टी दूसरी तरफ आने लगी। इसी साल मई के महीने में पीपल फॉर अरावली नाम के संगठन ने हरियाणा सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि लाइसेंस प्राप्त खनन ने 7 में से 2 जिलों में अरावली को समाप्त कर दिया है। चरखी दादरी और भिवानी में लाइसेंस प्राप्त खनन से यह हालत हुई है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से पहले गुरुग्राम, नूह और फरीदाबाद के इलाकों में अवैध खनन ने अरावली को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 2020 से लेकर अब तक अकेले राजस्थान में अरावली में अवैध खनन को लेकर 2096 मामले पकड़े जा चुके हैं। क्या माफियाओं के आगे सरकारी सिस्टम इतना लाचार हो गया है? इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो इनकी सुविधा के लिए अरावली के खनन को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। देखते देखते सबकी आंखों के सामने अरावली का वजूद मिट रहा है। मई 2024 में तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई ने तय किया कि अरावली में खनन और खनन की याचिकाओं को मिलाकर इस मामले को एक साथ सुनते हैं। उन्होंने ही तय किया कि सारी एजेंसियां मिलकर बताएं अरावली श्रृंखला की परिभाषा तय की जा सके। इसके लिए एक कमेटी बनी जिसमें वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, राज्यों के वन मंत्रालयों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को शामिल किया गया। आधार यह था कि अरावली किसे कहें इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, अब तय होनी चाहिए। चारों राज्यों में अलग अलग पैमाने हैं। 21 नवंबर को तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस NV अंजारिया, जस्टिस K विनोद चंद्रन ने अरावली की परिभाषा पर कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। इसके अनुसार अरावली जिलों में भूमि का वह स्वरूप है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक होगी, अरावली की पहाड़ी मानी जाएगी। 500 मीटर की दूरी पर 2 या 2 से अधिक अरावली की पहाड़ियां होंगी तो अरावली रेंज कहेंगे। 3 अरब साल पहले से अरावली बनने लगी थी। माना जाता है यह 2 अरब साल से मौजूद है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली का अस्तित्व कब आया? याद कीजिए, ये राज्य अरावली की परिभाषा तय कर रहे हैं क्योंकि खनन करना है। हरियाणा ने अरावली की परिभाषा तय नहीं की।
हरियाणा के एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी एमडी सिन्हा का बयान अखबार में छपा है कि ऊंचाई से अरावली को तय करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, तार्किक भी नहीं। एमडी सिन्हा कहते हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले परिभाषित कर देने से इनकार कर दिया और इसकी निरंतरता को ही अरावली का लक्षण माना, जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। 100 मीटर की ऊंचाई वाला सुझाव राजस्थान सरकार ने पहले भी दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके बारे में बयान जारी किया है। 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को। 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी, और जो अन्य प्रदेश से, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार आगे आना चाहिए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान के हैं। राजस्थान के ही हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोनों के बीच डीपी युद्ध छिड़ा हुआ है। अशोक गहलोत ने ट्विटर पर अपनी तस्वीर हटाकर #सेव अरावली का स्टिकर लगा दिया और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी जवाब में #अरावली इज सेफ नाम से स्टिकर लगा दिया। आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। यही चल रहा है, जबकि कोई पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं कि पिछले 10 साल में, 20 साल में अरावली कहां कहां गायब कर दी गई। इसलिए कि अरावली के साथ क्या कोई आस्था नहीं जुड़ती, इसके अस्तित्व को निर्ममता से कुचल दिया जाए। इसकी पहाड़ियों पर मंदिर बने होते, तीर्थ स्थान होते, तब क्या यही फैसला आता? हम पहाड़ों और नदियों को प्रकृति के नजर से नहीं देखते, धर्म की नजर से देखते हैं। और तब भी जाकर देखिए उत्तराखंड में विकास के नाम पर पहाड़ों के साथ क्या हो रहा है। क्यों बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और धराली जैसे गांव कस्बे लापता हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने अरावली की नई परिभाषा का विरोध किया। उनका कहना था कि इसके पहले 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 आधार पर अरावली की परिभाषा तय की, उसे ही मानना चाहिए। अगर 100 मीटर का मानक माना गया तो अरावली की सभी पहाड़ियां जो इससे कम की होंगी उनका खनन होने लग जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार पहाड़ का स्लोप यानी ढलान 3 डिग्री से अधिक होना चाहिए। पहाड़ी के आसपास 100 मीटर का बफर इलाका होना चाहिए और घाटी की चौड़ाई 500 मीटर होनी चाहिए। अरावली का वजूद उसकी निरंतरता में है। अगर बीच की पहाड़ी को आप इस आधार पर मिटा देंगे कि उसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, तब अरावली की निरंतरता टूट जाएगी। अगर कमेटी की परिभाषा स्वीकार कर ली गई तो अरावली क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। इसके जवाब में भारत सरकार की वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि नई परिभाषा में ज्यादा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पुरानी परिभाषा के अनुसार अरावली रेंज का बड़ा हिस्सा बाहर रह गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और कमेटी का पक्ष स्वीकार कर लिया। इस बात का सटीक अंदाजा नहीं मिलता कि पुरानी परिभाषा के हिसाब से कितना इलाका था, नई परिभाषा के हिसाब से कितना इलाका आया है। बात यहां 100 मीटर की ऊंचाई की है। इसे ही लेकर आपत्ति हो रही है कि इससे कम की पहाड़ियों को खनन माफिया के बाद अब खनन कंपनियों को सौंप दिया जाएगा तो कानून की आड़ में अरावली का वजूद समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आप सभी को इंडियन एक्सप्रेस में जय मजूमदार की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, इससे और बातें स्पष्ट होती हैं। जय बता रहे हैं कि पर्यावरण मंत्रालय ने इस परिभाषा के आसपास कितना खेल किया है।
मामला जरा टेक्निकल है, लेकिन इन तकनीकी बातों के आधार पर पहली बार पहाड़ों और जंगलों के साथ यह खेल नहीं खेला गया, पहले भी खेला गया। पता होता है कि आम जनता इन तकनीकी बातों को समझ नहीं पाती और विकास की दवाई समझकर गटक जाती है। अब तो लोग 10,000 लेकर वोट भी बेच आते हैं, तो जनता को चुप कराना पहले से अधिक आसान हो गया है, सस्ता भी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की पुरानी परिभाषा के अनुसार किसी भी इलाके को पहाड़ी घोषित करने के लिए 3 डिग्री की ढलान का पैमाना इस्तेमाल किया जाता था। इस परिभाषा का विरोध करते हुए मंत्रालय ने अदालत में कहा, अगर आप 4 राज्यों के 34 जिलों में अरावली के औसत स्लोप को देखेंगे तो 12 जिले इस परिभाषा में नहीं आ पाएंगे। अब देखिए यहां क्या चालाकी की गई। इंडियन एक्सप्रेस के जय मजुमदार की रिपोर्ट सरकार की इस चालाकी की पोल खोलती है। किसी भी जिले में अरावली उसके छोटे से हिस्से से निकलती है, बाकी सारा जिला तो सपाट मैदान ही होता है। इस वजह से जिले की औसत ढलान 3 डिग्री से कम हो जाती है और जाहिर है कि इलाका पहाड़ी घोषित होने के पैमाने में फिट नहीं होता। पहाड़ी इलाके की ढलान ज्यादा होते हुए भी औसत के बहाने कम बता दी जाती है, तो एक तरह से सरकार कह सकती है परिभाषा बदलकर वो और भी बड़े पैमाने पर बड़े इलाके को पहाड़ी घोषित कर रही है। लेकिन ऐसा है नहीं। सरकार ने पहाड़ी की ढलान की जगह पूरे जिले की ढलान को नापने की बात कही है। ऊंचाई के हिसाब से नापने का तरीका बदल दिया गया है। अगर कोई पहाड़ी 190 मीटर ऊंची है और समुद्र तल से जिले की ऊंचाई 100 मीटर है तो पहाड़ी को 90 मीटर का माना जाएगा, जबकि पहाड़ी को उसके आसपास की जमीन से नापा जाता है। इस फैसले के हिसाब से ऊंची पहाड़ी भी छोटी हो जाएगी। तो इस मामले को आपको धीरज के साथ समझना है। गोदी स्टूडियो में एंकर के गदा लेकर उछलने से आपके अंदर गुस्सा तो भड़केगा, लेकिन बात समझ नहीं आएगी कि अरावली के साथ क्या खेल हुआ। यह क्यों समझना जरूरी है। इस तरह से समझने लगेंगे तो आपको दिखेगा निकोबार में क्या गेम चल रहा है, छत्तीसगढ़ के हसदेव में क्या हो रहा है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 45,000 मैंग्रोव के पेड़ काटने के आदेश क्यों दिए, इसका आधार क्या है, किस तरह से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। क्योंकि मामला केवल अरावली का नहीं, मामला पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों का है। इसी मोदी सरकार ने जंगल गिनने का तरीका बदल दिया। जंगलों में किस तरह से खनन होगा उस पर वहां रहने वाले लोगों के अधिकारों को कमजोर किया गया। उस पर कोई गोदी एंकर गदा लेकर स्टूडियो में नहीं कूद रहा है। दरअसल हम सभी इस बात से अनजान हैं कि अरावली के साथ क्या हो रहा है। गोदी मीडिया का मुख्यालय अरावली रेंज से बहुत दूर नहीं, लेकिन उसके कैमरे भी कभी उन माफियाओं की तलाश में नहीं गए जो अवैध रूप से खनन करते रहे, और उन अफसरों और मंत्रियों के पीछे नहीं गए जो तरह तरह के नियम बना रहे थे ताकि कानूनी रूप से अरावली का खनन किया जा सके। पहाड़ काटो, जंगल काटो और बनाओ सफारी पार्क। सबको पता है कि दिल्ली वालों के बच्चे अपने अपने स्कूलों में हर साल पर्यावरण पर ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग कंपटीशन होता है, मम्मी पापा को अच्छा लगता है। बच्चे ने जंगल बनाया, शेर का फोटो बनाया, फूलों का फोटो बनाया। पॉलिटिक्स से बचने का बहाना मिल जाता है कि हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, बस पर्यावरण की चिंता करते हैं। अब वहां भी बात करने के लिए हवा उन्हें पॉलिटिक्स की तरफ धकेल रही है। जा नहीं रहे। यमुना पर चुप रहे, अरावली पर भी कब तक चुप रहेंगे। 2022 से हरियाणा के नूह में सफारी पार्क बन रहा है, जिसे लेकर 30 से अधिक वन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और पर्यावरण मंत्री को भी पत्र लिखा है। मोदी सरकार से सवाल करने से भाग रही दिल्ली की जनता को विपक्षी दल बहुत खूब समझ रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली की जनता के नाम पत्र लिखा है अरावली को बचाना, दिल्ली के भविष्य को बचाना है, नहीं तो एक एक सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे दिल्ली वासी स्मॉग जैसे जानलेवा हालात से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आज एनसीआर के बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खराब और खतरनाक असर पड़ रहा है। यहां का विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विस सेक्टर तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो लोग बीमारी ठीक करने दिल्ली जाते थे वो अब और बीमार होने नहीं आ रहे। अरावली के जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नया क्षेत्रीय प्लान बन रहा है। जानकारों का मानना है कि नई परिभाषा का इस्तेमाल अरावली की कीमत पर रियल एस्टेट का नया धंधा खड़ा करने में होगा। अरावली की कटाई तेज होगी और वहां हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल कर खनन के अलावा रियल एस्टेट के लिए जोन बनाया जाने लगेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सेवानिवृत्त वन संरक्षक आरपी बलवान का कहना है गुरुग्राम और फरीदाबाद के 90 से 95% क्षेत्र इस परिभाषा के कारण खुल जाएंगे और पहाड़ियों को काटा जाने लगेगा।
सबसे बड़ी चिंता यह है, सुप्रीम कोर्ट से ही अरावली को संरक्षण मिला है। अरावली के लिए लड़ने वालों ने दशकों कानूनी लड़ाइयां लड़ी, तब जाकर यह हासिल हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही खतरा लगने लगा है। रस्किन बॉन्ड की कहानी है डस्ट ऑन द माउंटेन, कई दशक पहले लिखी गई, आज सही साबित हो रही है। गांव में अकाल पड़ता है। विष्णु काम की तलाश में गांव छोड़कर मसूरी की पहाड़ियों की तरफ जाता है, लेकिन वहां देखता है पहाड़ पर कुछ बचा ही नहीं, पेड़ भी नहीं है। डायनामाइट से सब उड़ा दिया गया है। खनन का काम चल रहा है। विष्णु को चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देती है, जो खनन के कारण मसूरी के पहाड़ों के ऊपर उड़ रही है। खदान से उड़ने वाली धूलों से विष्णु के आंख, नाक और कान भर जाते हैं। उसे याद आने लगते हैं चीड़ के पेड़, अखरोट के पेड़। उसे वह हरियाली नहीं दिखाई देती तो अपने गांव लौट आता है। ये आज की सच्चाई सिर्फ मसूरी और आसपास की नहीं, दिल्ली और उसके आसपास की भी है। ऐसी अनेक कहानियां सच साबित हो रही हैं। हम नदियों को खत्म कर उनकी परिभाषा गढ़ रहे हैं, उनके पानी में जहर मिलाकर साफ करने के नए मानक बना रहे हैं। सबको पता है यह काम कितना मुश्किल है। हवा में जहर फैल चुका है, सबको दिख रहा है। ये आने वाले कल की बातें नहीं, बल्कि जिससे आना था वो हमारे सामने है, वो हमारे सामने खड़ा है। जब लोग फेफड़े के कैंसर से नहीं डरे, तो क्या उन्हें इस बात से डर लगेगा कि जमीन के नीचे का पानी सूखता जा रहा है? यह कोई आज की खबर है। पिछले 15 साल से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हर गर्मी में इसकी खबरें छपती। लोगों को सब पता है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अब बोलना मुश्किल हो गया है। ये वही लोग हैं जो सवाल करने वालों को देशद्रोही कहा करते थे, इसलिए अब खुद नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए लोग इंस्टा पर जाकर रील बना रहे हैं, रील के डायलॉग लिख रहे हैं, रील में म्यूजिक डाल रहे हैं जोश भरने के लिए। 10 साल में दिल्ली की जनता कंटेंट बनकर रह गई है। थाली बजाने वाली जनता के सवालों पर इतनी जल्दी कौन यकीन करे? लेकिन अच्छी बात है, लोग बोलने लगे हैं, कम से कम रील ही बना रहे हैं। पता चल रहा है कि जनता बनने की तरफ लौट रही है, मगर वापसी का रास्ता बंद है। गोदी एंकर अरावली की होली खेल रहे हैं, रंग लगाकर रंग बदल रहे हैं, लेकिन इस इलाके की जनता अपने भविष्य की होलिका दहन कब तक देखेगी, स्वीकार करेगी? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।